खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे कैसे जागा वो शैतान जिसके निशाने पर हैं 4 करोड़ इंसानों की जान। हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की, जहां अमेरिकी फौज के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और तालिबान ने दोबारा अपनी दहशत का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। तालिबान आतंकियों ने बड़े इलाके में अफगान फौजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। काबुल की सड़कों पर खुलेआम हथियारबंद तालिबानी घूमते नजर आ रहे हैं। क्या है तालिबान के खतरनाक इरादे और कैसे तालिबान का ऊपर उठना दुनिया के लिए खतरे का सिग्नल है? पूरा एनालिसिस देखिए उभरते तालिबानी टेरर पर कट टू कट की पहली रिपोर्ट में। इधर अफगानिस्तान की सरजमी से अमेरिकी फौज के बूटों की धमक खत्म हुई और उधर शुरू हो गई अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर तालिबानी दहशत की दस्तक। ये दस्तक गहरे सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या 4 करोड़ अफगानियों के लिए लौट आया है 5 साल पुराना काल? यही सवाल आज काबुल से लेकर कांदहार तक गूंज रहा है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान की काली हुकूमत थी, वो हुकूमत जिसमें जुल्म रिवाज था और कत्लेआम रोज की हकीकत। और अब एक बार फिर लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ साथ उनकी वही स्याह सत्ता लौटने वाली है। तकरीबन 20 साल की लंबी जंग के बाद अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान से लौटना शुरू किया तो पूरी वापसी से पहले ही तालिबानियों ने अपनी AK-47 राइफलों में मैगजीन लोड कर डाली। अब तालिबानी लगातार अफगान फौज पर हमला कर फौजियों को कैद कर रहे हैं और उनसे नए नए जिले छीन रहे हैं। तालिबान आतंकियों ने अमेरिकी फौज के बख्तरबंद व्हीकल और हथियार तक कब्जाने शुरू कर दिए हैं। तालिबानी कमांडर शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा अपनी ताकत का नंगा नाच कर रहे हैं। पूरा अफगानिस्तान कब्जा आएगा तालिबान। ये हकीकत आम है कि तालिबान खत्म तो कभी हुआ ही नहीं था, बस अमेरिकी फौज के डर से ये शैतानी ताकत रेगिस्तान की तपती बंजर जमीन में छिप सी गई थी और ये एक बार फिर बिलों से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकी फौज के लौटते ही तालिबान ने बादाख्शन प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कुंडुज प्रांत के सभी अहम जिलों पर तालिबान ने पिछले 15 दिनों के अंदर कब्जा कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा जिले अब तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। लगातार आगे बढ़ता तालिबान बेबसों के आंसुओं के बाढ़ के साथ इंसानियत को रौंदता चला जा रहा है और आतंक का ये खौफनाक सफर सिर्फ अफगानिस्तान तक थम जाएगा ऐसा लगता तो नहीं। भारत के लिए खतरे की घंटी। साल 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान तक ही सीमित रखा था, लेकिन बीते 20 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। पिछले 5 सालों के अंदर लश्कर और जैश के आतंकी तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ते नजर आए हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान के कब्जे वाले इलाके अब लश्कर और जैश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन सकते हैं। कश्मीर में कुछ ऐसी वारदात सामने आई है जब आतंकियों से M4 राइफल और IED मिले हैं। ये हथियार तालिबान से ही सप्लाई हो सकते हैं। ये भी सीधा सिग्नल है कि कश्मीर में आतंक फैलाने वाले गुट और तालिबान काफी करीब आ चुके हैं। अफगानिस्तान में भारत का करोड़ों का निवेश है, जिसके सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसी 116 परियोजनाएं चल रही हैं। हो सकता है तालिबान इन परियोजनाओं को भी निशाना बनाए। इसी वजह से अफगानिस्तान में बदलते हालात को लेकर भारत पल पल की खबर और नजर रख रहा है। हथियारों और ड्रग्स का काला धंधा। तालिबान ने जब जब और जहां जहां राज किया वहां हथियारों के ब्लैक मार्केट और ड्रग्स के धंधे फलते फूलते नजर आए थे। कुछ ऐसा दोबारा शुरू हो सकता है। तालिबानी आतंकियों की जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि बीते कुछ दिनों से वो खुलेआम काबुल की गलियों में हथियार बेच रहे हैं। माना जा रहा है कि हथियारों के साथ ही साथ पाकिस्तानी फौज के साथ एक बार फिर हशीश और अफीम का धंधा तालिबान शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि हथियार और ड्रग्स से बनाया गया ये पैसा दूसरे देशों में आतंक को पनपने के लिए भी इस्तेमाल होने की आशंका है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान से आती तस्वीरें और काबुल के इर्द गिर्द बदलते हालात का इशारा यही है कि तालिबान शायद एक बार फिर अपनी काली सल्तनत खड़ी करे। लेकिन कुछ ताकतें भी हैं जो तालिबान को टक्कर देने की तैयारी लंबे वक्त से कर रही हैं और शायद इस एनकाउंटर तालिबान की धुरी भारत के इर्द गिर्द बनती जा रही है, क्योंकि भारत ही दक्षिण एशिया की वो एक ताकत है आतंक के खिलाफ जिसकी कथनी और करनी दोनों शुरुआत से मजबूत रहे हैं। सितंबर 2020 में अफगान मिलिशिया कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम ने भारत का दौरा किया था। अब्दुल रशीद दोस्तम उज़्बेक मूल के हैं और तालिबान के पिछले राज के दौरान दोस्तम के पास 50,000 लड़ाकों की फौज थी। माना जाता है कि आज भी वो उज़्बेक कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम के परचम तले चलते थे। अक्टूबर 2020 में अफगानिस्तान की नेशनल काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी भारत आए थे। तब 1996 में तालिबान ने अपनी कथित सरकार बनाई थी। तब अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर अब्दुल्ला ने इस काली सल्तनत की मुखालफत की थी।
अप्रैल 2021 में पूर्व मुजाहिदीन कमांडर इस्माइल खान ने भी भारत की यात्रा की। इस्माइल शेख तालिबान से लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस के वरिष्ठ कमांडर रह चुके हैं। नेताओं और मिलिशियाई कमांडरों का यूं लगातार भारत की तरफ झुकना यह सिग्नल जरूर देता है कि अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी धड़ा भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। अफगानिस्तान में अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो 5 काले किरदार होंगे जिनके हाथों में खूंखार खूनी तालिबान की कमान है। तालिबान का चीफ कमांडर है मौलवी हिब्तुल्ला अखुनजादा के नीचे तालिबान के 3 कमांडर हैं। पहला है उसका पॉलिटिकल डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, दोहा वार्ता का करता धरता रहा था। दूसरा है मुल्ला मोहम्मद याकूब जो मुल्ला उमर का बड़ा बेटा है, और तीसरा है सिराजुद्दीन हिक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ कमांडर है। इनके साथ मुल्ला अब्दुल हकीम भी है जो कथित शरिया कानून के मामले को देखता है। सिराजुद्दीन हक्कानी का तालिबान से सीधा जुड़ना जीता जागता सबूत है कि तालिबान की जड़ें आज भी पाकिस्तान में हैं और तालिबान आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों की कठपुतली है। बिहार की पॉलिटिक्स में आज फिर हलचल तेज हो गई। वजह है लालू यादव की जोरदार वापसी। सक्रिय राजनीति से लंबे वक्त तक दूर रहने के बाद पिछड़ों की राजनीति का दम भरने वाले लालू लौटे और कर दिया ऐलान कि टारगेट दिल्ली भी हो सकता है। लालू की वापसी की तस्वीरें और लालू की जुबान से निकले पैगाम दोनों समझने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, चुनाव था असेंबली का, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा। सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर हम है बिहार तबाह करना। हम ही है देश का बल। वही तेवर वही अंदाज, 42 महीने बाद लालू इज बैक। विपक्षियों पर प्रहार और आरजेडी का प्रचार। लालू ने काफी दिनों बाद मंच से भरी पुरानी पॉलिटिकल हुंकार। नेता कभी रिटायर्ड नहीं होता। लंबे वक्त बाद जब लालू अपने पार्टी कैडर से मुखातिब हुए तो सीधे सीधे अल्फाजों में कह दिया कि चुनाव से दूर रहना बहुत तड़पाता है। कि जब जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। लालू की जुबान से चुनाव का नाम निकला नहीं कि अटकलों का दौर शुरू हो गया। क्या लालू का ये भाषण दोबारा सक्रिय राजनीति में उतरने का सिग्नल है? क्या एक बार फिर आरजेडी की लालटेन का तेल लालू की मंझी हुई सियासत से निकलेगा? लालू का मिशन दिल्ली। जो लोग ये समझ रहे थे कि लालू की सियासत का सूर्य अब अस्त हो गया है, लालू शायद उन्हें यही पैगाम दे रहे थे। सिंहासन से किंग उतर जाता है, किंग मेकर नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल ही नहीं है, अब याद होगा लोगों को कि मैंने 5-5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की याद दिलाकर लालू ने कुछ इशारे जरूर किए, जिसमें पहला इशारा यह लगा कि भले ही लालू का किला बिहार हो, लेकिन उनकी मंजिल दिल्ली की राजनीति हो सकती है। लालू शायद सिग्नल दे रहे थे कि ममता बनर्जी की तरह वो भी क्षेत्रीय सियासत से राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर नई इबारत लिखना चाहते हैं। पोस्टर के पीछे क्या है? लालू का भाषण वर्चुअल था, लेकिन आयोजन के मंच पर लगे पोस्टर भी मानो तभी जुबान में कुछ कह रहे थे। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी की चुनावी पोस्टर तेजस्वी भैया के नाम और फोटो से रंगे रहते थे, लेकिन मंच पर जो पोस्टर लगा था उस पर सिर्फ लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की तस्वीर थी। तो क्या ये पोस्टर पैगाम देता है कि लालू फुल फॉर्म के साथ पॉलिटिकली री एंट्री करेंगे और पिता के आगे बढ़ते ही तेजस्वी एक कदम पीछे हट जाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन।
लालू यादव सियासत के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लालू सियासत का रुख भांप लेते हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और लालू की नजरें बिहार से लेकर यूपी तक टिकी हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता का समीकरण में आरजेडी महज कुछ ही सीटों से पीछे है, जिस पर लालू की नजर है, जिसको वो खुद बयां भी कर चुके हैं कि चुनाव में शामिल ना हो पाने का उन्हें मलाल है। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटकर वो सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में अभी तक सत्ता का जो समीकरण है उसमें एनडीए के पास 125 विधायक हैं और महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं, जिसकी अगुवाई आरजेडी कर रही है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी और विकासशील पार्टी भी शामिल हैं, जिनके 4-4 विधायक हैं। लिहाजा अगर मांझी और मुकेश सैनी पर लालू डोरे डालने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार का सत्ता समीकरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद लालू यादव को महज 4 विधायकों की जरूरत होगी। 4 विधायकों के नेता जीतन राम मांझी पहले ही सरकार से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो क्या यह माना जाए कि तेजस्वी बार बार जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे वजह लालू का सियासी गुणागणित का बैकग्राउंड है? क्या तेजस्वी को कॉन्फिडेंस है कि पॉलिटिकल मैजिशियन माने जाने वाले लालू सियासी तस्वीर को 360 डिग्री उलट कर रख देंगे? और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं वायरल न्यूज, यानी वो वीडियो जो दिन भर इंटरनेट पर लोगों को चौंकाते रहे, मुस्कुराते रहे। विस्फोट इतना भयानक कि उसकी ज्वाला ने नीले आसमान को भी लाल कर दिया। तस्वीरें अजरबैजान के बाकू की हैं, जहां पर समुद्र में तेल और गैस फील्ड में भीषण धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि तेल टैंकर इस धमाके में तबाह हो गया। हालांकि ये विस्फोट किन वजहों से हुआ, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। बादल जलप्रपात नाम सुना होगा, लेकिन इसे देख भी लीजिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ों से नीचे गिरते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा मंत्रमुग्ध हो गया। वीडियो को ट्विटर पर 19,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। उफ, ये गर्मी, आप भी परेशान होंगे तो ये हाथी बेचारा क्यों न परेशान हो। लिहाजा इसने भी ठंडा ठंडा कूल कूल होने के बारे में सोच लिया। तस्वीरों में देखिए कैसे ये हाथी पानी में खूब मस्ती कर रहा है। ये वीडियो थाईलैंड का बताया जा रहा है। न्यूज़ नेशन। 7 दिन और 4 वारदात। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की नई रणनीति तैयार कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। कश्मीर में अब ड्रोन की उड़ान पर पहरा लगा दिया गया है। अब कोई भी शख्स ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा और ना ही दुकानों में उसे बेचा जा सकेगा, क्योंकि इस आसमानी साजिश पर लगाम लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है। ड्रोन पर पाबंदी, अब ड्रोन पर नजर, ड्रोन की उड़ान पर पहरा, 7 दिन 4 वारदात। यही है जम्मू कश्मीर पर मंडराता वो आसमानी खतरा, जिसके बाद गली गली चप्पे चप्पे पर पुलिस ड्रोन टेरर पर नजर रख रही है। श्रीनगर, कठुआ, जम्मू, इन सभी इलाकों में ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सख्ती इतनी है कि यहाँ शादी समारोह समेत किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी ताकीद कर दी गई है कि सरकारी विभाग के सिवा कोई और शख्स छोटे ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ड्रोन ट्रेलर पर इस सख्त पहरे की सबसे बड़ी वजह है आतंक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। एक आतंकवादी से पूछताछ के दौरान पता चला है कि घाटी में सक्रिय आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर लगातार ड्रोन के जरिए सैन्य स्टेशंस और जवानों के वीडियो बनाते थे। ये वीडियो LOC पार पाकिस्तान भेजे जाते थे, यानी रेकी हिंदुस्तान में होती थी और वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता था। इलाके और तैनाती को देखने समझने के बाद टेरर कमांडर ये तय करते थे कि ड्रोन से विस्फोटक या फिर हथियार किस जगह किस वक्त गिराए जाएंगे। पाकिस्तान ने अब ड्रोन्स के साथ ज़्यादा ही मैं कहूँगा हिंदुस्तान को चुनौती दी है और जल्द से जल्द ही मैं कहूँगा कि उनको ये इसका जो तोड़ है वो निकाल लेना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ चल रहा है और एक ऐसा मुल्क बन रहा है कि जो आतंकवाद और उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ही है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर ड्रोन जब्त किए जा रहे हैं। ड्रोन चलाने वालों की पड़ताल की जा रही है, ताकि जब तक एक मुकम्मल एंटी ड्रोन मैकेनिज्म न खड़ा हो जाए तब तक इस हवाई आतंक को एक और हमला करने का मौका न मिले।
जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में केवल आसमानी खतरा ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि घाटी में पनप रहे स्लीपर सेल से निपटना भी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकी घाटी में अब हाइब्रिड आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। ये हाइब्रिड आतंकवादी पड़ोस में रहने वाला कोई भी लड़का हो सकता है। इन्हें ब्रेन वॉश कर कट्टर बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें दहशतगर्दी की भट्टी में झोंक दिया जाता है। ये हाइब्रिड आतंकवादी अपना काम पूरा करने के बाद फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, लोगों के साथ घुल मिल कर रहने लगते हैं, जिनके बाद इन्हें पहचानना भीड़ में से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सामान्य तरीके से रहते हैं और अपने आका के अगले आदेश का इंतजार करते हैं। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति बना ली है। बहुत ही जल्द इन बहरूपे आतंकियों का खात्मा करने के लिए भी वो रणनीति अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैं कल की अवतार हूं, मेरा पैसा नहीं दिया तो पूरी दुनिया में सूखा ला दूंगा। ये धमकी दी है गुजरात के एक सरकारी कर्मचारी ने, जिसने नौकरी के दौरान खुद को कल की अवतार कहकर कभी काम नहीं किया और अब अपनी नौटंकी के चलते नौकरी से जब निकाले गए तो ग्रेच्युटी नहीं मिली तो धमकी दे रहे हैं धरती से एक एक बूंद पानी को सुखा देने की, क्योंकि वो तो कल्कि का अवतार है। भाई कौन है ये कल्कि का अवतार और क्या है इनकी चेतावनी, सुनिए। अभी जितने भी पृथ्वी में मनुष्य स्वरूप है उसमें से 96% मनुष्य की चेतना असुर की चेतना है, यानी कि पृथ्वी की जनसंख्या के 96% लोग असुर है, राक्षस है। नाम है रमेश चंद्र फेफर, पेशा पूर्व सरकारी कर्मचारी और धमकी पूरी धरती सुखा देने की। सुनकर आप या तो चौंकेंगे या फिर हंसेंगे। आखिर इस इंसान को हुआ क्या है, इस शख्स की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए वो खत जिसमें छिपा है बूंद बूंद पानी सुखा देने का दावा। रमेश चंद्र फेफर ने ये खत गुजरात सरकार को भेजा और इसमें लिखा, 1 साल से जो मेरी सैलरी और ग्रेच्युटी रोकी हुई है वो वापस कर दी जाए। मैं भगवान विष्णु का कल की अवतार हूँ और मेरी ही सत्ता पृथ्वी पर चलेगी। इस साल मैं भयंकर सूखा ला दूंगा। खुद को कल की अवतार कहने वाला रमेश चंद्र फेफर धरती क्या घर का बाथरूम भी शायद ही सुखा पाए। लेकिन अगर आप इनकी फाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये धमकी वमकी कुछ नहीं, दिमागी बहम है जो शायद फेफर साहब के सिर चढ़ गया। दरअसल रमेश चंद्र गुजरात के वाटर डिपार्टमेंट में काम करते थे। नौकरी के दौरान वो खुद को कल की अवतार बताते थे और लंबे वक्त तक ऑफिस नहीं आते थे। साल 2018 में तो वो सिर्फ 16 दिन ही दफ्तर आए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ और फेफर ने रिटायरमेंट ले लिया। अब फेफर साहब ग्रेच्युटी मांग रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि जब काम ही नहीं किया तो उसके एवज में सैलरी और ग्रेच्युटी कैसे। ये पहली बार नहीं है जब सरकारी डिपार्टमेंट से निकला कोई अधिकारी अचानक नए अवतार में नजर आया। आपको याद होंगे यूपी में डीआईजी पंडित, जिन्होंने खाकी की नौकरी छोड़ कृष्ण प्रेम में खुद को डुबो लिया था। वो खुद को कान्हा की राधा मानते थे और राधा की तरह ही कृष्ण की याद में नाचते गाते भी थे। बरेली में रेलवे से रिटायर्ड एक इंजीनियर ने भी खुद को राधा मान लिया था और वो राधा की तरह सजने संवरने लगे थे। इससे आस्था कहें या फिर दिमागी हालत, बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले लोगों की शक्ल सूरत बदल गई। लेकिन एक फर्क, रमेश चंद्र फेफर ने अपने फायदे के लिए कल की अवतार का चोला ओढ़ा, लेकिन डीआईजी पांडा या फिर रेलवे इंजीनियर ने ऐसा कुछ नहीं माना, न ही किसी को धमकाया। टीम न्यूज नेशन। और अब बात एक ऐसी भैंस की जिसकी अक्ल बहुत बड़ी है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो नजीर बन गए हैं। जब राजा अपने दरबार में बैठकर बड़े से बड़ा विवाद मिनटों में सुलझा देता था और उस फैसले को सब मान लेते थे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के एक गांव में एक ऐसा फैसला हुआ जो इलाके में काफी फेमस हो गया है, जहां एक भैंस को लेकर विवाद हो गया और पंचायत में फैसला पंचों ने नहीं, खुद भैंस ने किया। उसकी अकल को सबने बड़ा माना। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पंच जुटे थे, सुनवाई चल रही थी, अक्ल के घोड़े दौड़ रहे थे और फैसला किया भैंस ने। चौंकिए मत, अब तक आपने सवाल सुना था अक्ल बड़ी अब भैंस। आज मिलेगा जवाब, इंसानों की अक्ल से बड़ी होती है भैंस। क्यों, अब पूरा मामला जान लीजिए। एमपी के आगर मालवा में गोपाल गोस्वामी नाम के शख्स की भैंस चोरी हो गई थी और उन्हें पता चला कि बगल वाले गांव में कमल की भैंस हूबहू वैसी है जैसा उनकी भैंस है। गोपाल गोस्वामी ने कमल जाट के घर बधी भैंस पर अपना दावा ठोक दिया कि ये भैंस उनकी है और कमल बार बार कहते रहे कि ये भैंस उनकी है। थक हार कर मामला पहुंचा पंचायत में। पंचों ने दावा तो किया, लेकिन भैंस किसकी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला और आखिर में पंचों ने फैसला भैंस पर ही छोड़ दिया कि वो खुद अपने मालिक को चुन ले।
बस फिर क्या था, फैसले की घड़ी आई तो भैंस भी एक्शन में आई। भैंस को खेत में छोड़ा गया था। कभी सूंघती कभी ढूंढती भैंस आगे बढ़ती रही और पीछे पीछे चलता रहा लोगों का रेला, ये जानने के लिए कि आखिर भैंस पानी में जाएगी या अपने मालिक के पास जाएगी। ये आज भैंस का तो इनको क्या है कि भैंस मेरी है, निजी मेरी खरीदी हुई थी और संबंधित व्यक्तियों को हमने आज इकट्ठा किया और ये भैंस हमारी ही निकली। सामने वाले ने जो आरोप लगाया था वो गलत है, क्योंकि भैंस उनके घर तक नहीं गई, ना उनके कुएं पे रही और भैंस ने उनको पहचानने से भी मना कर दिया। जानवर भी जानता है कि इंसानियत क्या है, इसलिए ये भैंस हमारी और हम इसके मालिक हैं। जो इंसाफ पंचों से नहीं हो रहा था वो भैंस ने आखिरकार करके ही दिखाया। भैंस सीधे अपने असली मालिक कमल के घर पहुंची और दावा करने वाला गोपाल देखता ही रह गया। तो मानते हैं ना, कभी कभी इंसानी अक्ल से भी बड़ी हो जाती है भैंस। टीम न्यूज़ नेशन।